तो आरसीसी का आपने बताया क्या, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। देखा जाए तो टोटल दो चीजें हैं जिससे आरसीसी स्टैब्लिश होता है। एक सिंपली कंक्रीट, और दूसरा क्या है मेरे पास, रीइंफोर्समेंट। कंक्रीट को हम लोग प्लेन कंक्रीट भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, रीइंफोर्समेंट। अगर प्लेन कंक्रीट की बात करूं तो फर्दर जो प्लेन कंक्रीट है उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सीमेंट, सीमेंट के साथ एग्रीगेट्स भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कोर्स एग्रीगेट और एक होता है आपका फाइन एग्रीगेट। एक होता है आपका कोर्स एग्रीगेट, एक होता है आपका फाइन एग्रीगेट, है ना। और एक होता है आपका फाइन एग्रीगेट। ठीक है, हाँ, प्लस वाटर। जनरली अगर इसका रेशियो 1 है, इसका n है, तो इसका कितना होता है, देखा होगा आपने, 1:1:2, 1:1:3, है ना, 1:2:4, इस रेशियो में हम इसको रखते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास अलग अलग ग्रेड्स बनते रहते हैं, है ना। अच्छा, वाटर भी जरूरी है। वाटर को डालने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, लाइक अब्राहम्स लॉ एंड ऑल। ये सब की जो मटेरियल प्रॉपर्टी है, डिजाइन मिक्स, नॉमिनल मिक्स, वाटर कितना डलेगा, कौन कौन से टेस्ट है जो कंक्रीट की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में अंडर द हेडिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। ये सारी मटेरियल टेस्टिंग हम लोग वहां पे करते हैं। आरसीसी के अंदर हम लोग बेसिकली डिजाइन पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, और वही प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ेंगे जो एनालिसिस और डिजाइन के लिए यूजफुल है। जैसे आपका यंग्स मॉडुलस हो गया, ठीक है, यंग्स मॉडुलस हो गया आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया आपका, ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये सब हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, आरसीसी के अंदर। और बाकी जो मटेरियल टेस्टिंग है वो हम करते हैं बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। उसके अंदर आपका कंक्रीट आ जाता है, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, पेंट्स, वुड, है ना, जो भी लकड़ी वाले हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सब हमारा बीएमसी के अंदर हम लोग कवर करते हैं। ब्रिक्स हो गई, मोटार हो गया, है ना। अच्छा, रीइंफोर्समेंट का मतलब अगर आप देखोगे डिक्शनरी वगैरह में तो उसका मतलब क्या निकल के आता है, रीइंफोर्स करना मतलब सपोर्ट करना, स्ट्रांग बनाना, किसी को सपोर्ट करना, है ना। जैसे ये पार्ट, इस पार्टी को इसने रीइंफोर्स कर दिया, सपोर्ट दे दिया। तो प्लेन कंक्रीट को सपोर्ट देने के लिए हमारे पास क्या होता है, रीइंफोर्समेंट। और ये रीइंफोर्समेंट अगर आप देखोगे तो ये कौन सा रहने वाला है, किसका रहने वाला है, बेसिकली स्टील का रहने वाला है। अब यहां पे ना दो सवाल उठ करके आते हैं। पहला ये कि प्लेन कंक्रीट को रीइंफोर्समेंट चाहिए क्यों। दूसरा ये कि अगर रीइंफोर्समेंट चाहिए देन व्हाई ओनली स्टील, व्हाई डोंट यूर आयरन, हो कह लो, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्यों नहीं। ठीक है, तो ये दो सवाल यहां पे राइज होते हैं कि व्हाई प्लेन कंक्रीट नीड रीइंफोर्समेंट and why on the name of reinforcement we are declaring steel, ऐसा क्यों। हम्म, वेरी गुड, हाँ।
पहली चीज तो ये है कि जो प्लेन कंक्रीट है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है, बट कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कमजोर होती है। हमने सोम में भी देखा। बेसिकली कंक्रीट इज व्हाट, इट इज ब्रिटल मटेरियल, एंड ब्रिटल मटेरियल आर एक्सीलेंट इन compression, बट दे आर नॉट एट ऑल गुड, नॉट इवन एवरेज इन टेंशन। तो कंक्रीट के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ तो नहीं है। मतलब ये भी बोला जाता है एम्पेरिकली कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली 1/10 ऑफ इट्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की बहुत कम होती है। इन बिटवीन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन शेयर भी आता है, खैर शेयर का टॉपिक अलग आएगा। अब इसलिए प्लेन कंक्रीट को टेंशन में सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा डक्टाइल मटेरियल है स्टील, विच इज इक्वली गुड इन कंप्रेशन एंड टेंशन। स्टील कंक्रीट में ना सिर्फ आपका टेंशन में डलता है, बट वो कंप्रेशन में भी डाल देते हैं जब हम डबली रीइंफोर्स सेक्शन एंड और करते हैं। जब हमने गिवन डायमेंशन में मूवमेंट सेक्शन की मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी हो तो हम स्टील को डबली करके भी डाल देते हैं, क्योंकि इट इज इक्वली गुड इन कंप्रेशन एंड टेंशन। फिर ये शेयर में आता है। आ रही है बात समझ में? तो ये यहां पे फंडा है, ठीक है। अब यहां देखिए स्टील जो है क्यों मैच हो रहा है कंक्रीट से, क्योंकि यहां पे एक नेचर की सेटिंग है। ये गिफ्टेड चीज मिली हमें देखने कि दोनों के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, सेम। अब सवाल ये था कि व्हाई दिस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बिकेम सो नेसेसरी। ये क्यों इतना जरूरी हो गया कि ये मैच होने के बाद ही हमने स्टील को चुना। ठीक है, वैसे रीइंफोर्समेंट कुछ भी हो सकती थी। पुराने जमाने में लोग बैम्बू स्टिक्स वगैरह भी लगा दिया करते थे। जियोटेक की रिइंफोर्समेंट की बात करूं तो वहां नेलिंग की बात होती है, जियो टेक्सटाइल्स की बात होती है ना, जियोग्रिड्स की बात होती है। बट आरसीसी के अंदर रिइंफोर्समेंट का मतलब बाय डिफॉल्ट हमें पता है क्या है, स्टील है। तो स्टील जो है वो कंक्रीट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है बेसिकली इन टेंशन। मैं ये नहीं कह रहा कि कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी खास है कि वो स्टील से भी अच्छी है, नहीं ऐसा नहीं है। पर जिस रेट में हम लोग कंक्रीट को डेवलप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू स्टील, इसलिए हमें इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से बड़ा लगाव है। उसी को यूज करते करते हम लोग स्ट्रक्चर बना देते हैं। और दूसरा, कंक्रीट को मोल्ड करना, कास्ट करना, वर्केबिलिटी, कोई भी मनचाही शेप देना वो बहुत आसान होता है मेरे लिए। ठीक है, ये भी पढ़ रही है सिविल। ठीक है, यहाँ पे इनको मोल्ड करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो हमारे स्ट्रक्चर्स की मनचाही शेप वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ये तो कुछ एडवांटेज होते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के। कंक्रीट की एक खास बात और होती है कि ये आपका फायर रेसिस्टेंस होती है, आग नहीं लगती, है ना। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में आपकी आग नहीं लगती, है ना। इनका खतरा नहीं है कोरोजन वोरोजन का, क्योंकि जो भी सरिया है वो कहाँ होता है, कवर के अंदर ही होता है। वहां पे एटमॉस्फेयर बन नहीं पाता, मॉइस्चर आ भी जाए तो बाकी की कंडीशंस नहीं आती, और जिसके कारण आपका ऑक्सीडेशन, कोरोजन, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती। मेंटेनेंस नहीं है, जब चाहे मन हो पेंट करवा दो, होली पे करवा दो, दिवाली पे करा दो, ईद पे करवा दो, जब मर्जी चाहे करवा दो। ठीक है, वहां पे स्टील स्ट्रक्चर्स अगर होता तो आपकी मजबूरी बन जाती हर 1 साल में, 1.5 साल में उसको पेंट करवाना, क्योंकि वहां पे पेंट आप शौकिया नहीं करवा रहे हो, वहां पे पेंट आप रस्ट को रोकने के लिए करवा रहे हो, तो वहां सर्विसिबिलिटी ना खराब हो जाए, इसलिए स्टील स्ट्रक्चर को रेगुलर इंटरवल पे पेंटिंग चाहिए, ग्रीसिंग चाहिए एंड वार्निशिंग चाहिए। बट कंक्रीट के साथ ऐसा नहीं है। लोग 3-3 4-4 साल भी घर में पेंट नहीं करवाते हैं, तो तब भी उसकी सर्विसिबिलिटी पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है ना। तो प्लेन कंक्रीट या आरसीसी स्ट्रक्चर्स के काफी फायदे हैं। मतलब आप मनचाही शेप, है ना, सर्कुलर बना लो, बालकनी को सर्कुलर कॉलम बना लो, कुछ भी बना लो। बट स्टील के साथ ऐसा नहीं है। स्टील में तो वो जो प्री कास्ट मेंबर आते हैं उसी को कनेक्शन दे देके आपने क्या करना है, साइड पे असेंबलिंग करनी है, वहां कनेक्शन है। और फायर रेसिस्टेंस होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लाइफ लाइफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। पर जहां इतने फायदे हैं वहां थोड़े नुकसान भी है स्टील स्ट्रक्चर्स के, और सॉरी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के। पहला सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि भैया यहाँ पे रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्लो है। अगर आप एक प्रोजेक्ट आज स्टार्ट कर रहे हो तो उसको बनने में कम से कम 1, 1.5, 2 साल लग जाता है विद कंप्लीट फिनिशिंग। आप जितनी मर्जी वर्कफोर्स बढ़ा लो, उससे आप टेक्नोलॉजी लगा लो,
बस वो ड्यूरेशन आप 6 महीने कर लोगे, 3 महीने कर लोगे, बट इमीडिएटली कोई भी स्ट्रक्चर रातों रात खड़ा आप नहीं कर सकते अगर आप आरसीसी स्ट्रक्चर्स के साथ जा रहे हो। बट स्टिल ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि प्लानिंग के साथ ही बनाते हैं और सस्ते पड़ते हैं एज कम्पेयर टू स्टील स्ट्रक्चर से। क्या पड़ते हैं आप? सस्ते पड़ते हैं। हाँ, ये स्टील का क्या कहते हैं? कंक्रीट का फायदा हो गया है ना। कंक्रीट का नुकसान क्या हो गया यहाँ पे? कंक्रीट का नुकसान एक तो ये हो गया कि रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी स्लो। और देखो, डेड लोड्स बहुत होते हैं, वेट जो होता है ना कंक्रीट का वो बहुत ज्यादा निकल के आता है। ठीक है। हाँ, तो क्या नुकसान आया था? पहला, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन बड़ी स्लो है। दूसरा, डेड लोड बहुत ज्यादा होता है। डेड लोड ज्यादा होगा तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। कई स्ट्रक्चर्स आपने देखा होते हैं कंपोजिट होते हैं, ऊपर कंक्रीट है बट नीचे कॉलम लगा रहे हैं हम, क्या किसका? स्टील का। ये नीचे गर्डर्स डाल रहे हैं किसके? स्टील के। मैक्सिमम आजकल ब्रिजेस ऐसे बनते हैं, आई सेक्शन स्टील के डाल करके उसके ऊपर हम लोग स्लैब कर देते हैं, स्लैब बना देते हैं, है ना, गर्डर्स बना देते हैं। तो उसमें भी उसकी जो मटेरियल की वेस्टेज है वो ज्यादा हो रही है क्योंकि इनके खुद का वेट बहुत ज्यादा है ना। तो ये एक नुकसान है। एक और सबसे बड़ा नुकसान है वो है स्क्रैप वैल्यू। भाई कल को अगर आपका ये बिल्डिंग टूटती है तो बिल्डिंग टूटने के बाद कुछ नहीं मिलता। थोड़ा बहुत मिलेगा भी तो उसी का मिलेगा जो सरिया होगा। बाकी मलबे को तो उल्टा ढुलाई के पैसे लग जाते हैं। बट स्टील स्ट्रक्चर्स ऐसे नहीं है। स्टील स्ट्रक्चर्स क्या है आपके, डिसमेंटल होने के बाद भी वो अपनी वैल्यूज जो है, स्टील का जो भी रेट होता है वो आपको उस समय के हिसाब से मिल जाता है। सिर्फ लेबर जो जाती है वही इन्वेस्टमेंट है। बाकी स्टील का रेट तो जब हम डिसमेंटल करते हैं स्ट्रक्चर बढ़ा हुआ मिलता है क्योंकि मटेरियल तो बढ़ता ही है ना। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी गुड। बट आरसीसी की स्क्रैप वैल्यू खत्म है, ना के बराबर है। कंक्रीट की तो है ही नहीं। और स्टील की थोड़ी बहुत जो है वो हमें मिल जाती है। इसलिए देखो ना, हम करते क्या है, आरसीसी का जो स्क्रैप है उसको आजकल हम आर एन डी करने की कहाँ कहाँ यूज कर ले। कभी हम उसको ब्रिक्स वगैरह में डालने की कोशिश करते हैं, कभी फ्लाई एश ब्रिक्स में उसको डालने की कोशिश करते हैं, कभी उसके छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह बनाते हैं, उसको हम किसी रिटेनिंग वॉल, गैबिन वॉल वगैरह में डाल देते हैं, है ना। डेड लोड बढ़ाने का कभी काम आया है जहाँ पे ऊपर से थ्रस्ट या सरचार्ज बढ़ाना हो तो वहां हम उसको यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही लिमिटेड यूज होता है आपका कंक्रीट का स्क्रैप, बट उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। ठीक है। और आपका स्टील स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। स्टील स्ट्रक्चर रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वेरी वेरी क्विक, है ना। कई बार तो कोई स्टील स्ट्रक्चर फुट ओवर ब्रिज वगैरह देखोगे, जैसे मुझे कॉमनवेल्थ गेम का याद था कि 3 से 4 दिन के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा फुट ओवर ब्रिज तैयार कर दिया था। कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप वगैरह आता है, कहीं कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, तो आर्मी वाले लोग जाते हैं रातों रात या 1 2 2.5 घंटे के अंदर पूरा अपना ब्रिज तैयार करते हैं टेम्पररी, और लोगों को एवैक्यूएट वगैरह कर लेते हैं। तो वहां पे आपके स्टील स्ट्रक्चर्स के रेट काफी बढ़िया होते हैं, है ना। ठीक है। यहाँ डिजाइनिंग और स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग अलग है। यहाँ डिजाइनिंग में आप देखते हो कितना स्टील डलेगा, कितना डीप सेक्शन होगा, क्या विड्थ होनी है, कौन सा ग्रेड लगना है एंड ऑल। स्टील स्ट्रक्चर्स में आपको वहां दिमाग नहीं लगाना है। सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आपके? प्री कास्टेड होते हैं। बस यहाँ डिजाइनिंग के नाम पे क्या होता है? कनेक्शन। वही वेल्डेड कनेक्शन देने हैं, कितने नंबर ऑफ बोल्टेड कनेक्शन देने हैं, लेंथ ऑफ वेल्ड क्या रखनी है, नंबर ऑफ बोल्ट्स क्या रखनी है, शियर में चेक कर लो, गियर में चेक कर लो, टियरिंग में चेक कर लो। ये सब चीजें आप कहाँ पर करोगे? स्टील के अंदर करोगे, है ना। और इसके अलावा अगर आप देखोगे स्टील स्ट्रक्चर्स की और कुछ और कोई पॉइंट्स निकल के आएगा पॉजिटिव में? और क्या लगता है आपको? मेजर तो यही है, स्क्रैप वैल्यू एंड रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन।
सर्विसिबिलिटी, हाँ यहाँ पे कंट्रोल हो जाती है इजिली। फुल सेक्शन इज यूटिलाइज, जीरो वेस्टेज। और कंक्रीट में क्या, कंप्रेशन वाला तो यूटिलाइज हो जाता है, टेंशन वाला बस हम उसको उसके लिए खर्चा तो हम कर रहे हैं बट उसका हम यूज नहीं ले पा रहे। और आईएस 456/2000 तो बोलता ही है कि कंक्रीट इन दी टेंशन जोन इज कंप्लीटली इग्नोर्ड। आप उसका पैसा दे रहे हो बट फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। बट स्टील के अंदर आपका फुल क्रॉस सेक्शन यूटिलाइज होना ही होना है, तो वेस्टेज इज लेस इन स्टील स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये कुछ फायदे नुकसान थे दोनों ही टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के, और दोनों ही आपने पढ़ने भी है। कंक्रीट तो हम पढ़ ही रहे हैं, आप स्टील भी पढ़ोगे। ठीक है, यहां जो आप कोड यूज करते हो दैट इज, लिखना है जो दो चार पॉइंट्स है वो प्रोज एंड कॉन्स के, हाँ, वो लिख लो। हवा बहुत चल रही है यार आज। क्या कह रहे हो? अच्छा, इतनी ज्यादा? ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है आज? ठीक है, आपके दोनों अच्छे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे साथ ही, सोम और आरसीसी। नहीं, सर्विसिबिलिटी नहीं है एक तो स्टील का वो है इसमें क्रोजन एंड आग लगने का खतरा होता है। एक बार फ्लैश पॉइंट मीट हो गया तो स्टील स्ट्रक्चर्स क्या होता है, आग पकड़ लेता है। कंक्रीट नहीं पकड़ता आग। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैच कर जाते हैं एस्थेटिक्स में, जैसे किसी में जंग बहुत लगा हुआ है एस्थेटिक्स हिसाब से, है ना, किसी में डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है तो देखने में आज सामने वाले को कंफर्ट फील नहीं होगा। हम्म। हम्म। नहीं नहीं नहीं, स्लैब के अंदर से जब कंक्रीट झड़ के बाहर आएगी तो, हम्म, हाँ तो यही है आपकी सर्विसिबिलिटी है। रिफ्लेक्शन के कारण ही, एक्सेसिव रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो रहा है, वहां पे क्रैक्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं भरता वो, रस्ट रोकने के लिए ठीक है बट उसकी ग्रिपिंग वगैरह वैसी नहीं हो पाती फिर उसके बाद। ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर के भी प्रोविजंस हैं कि आपको इतने इतने देने ही देने हैं, वो तो कवर होती है। इसकी करेक्शन तो नहीं है, ये तो फिर फेलियर ही है स्ट्रक्चर का, एक तरह से टाइप ऑफ फेलियर ही है। हालांकि जो हम अप्लाइड लोड करते हैं वो उतना कम होता है कि तब भी स्ट्रक्चर चल जाते हैं, बट अगर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, अगर वहां ऐसा हो रहा है तो फिर वो फेलियर है स्ट्रक्चर का। क्योंकि देखो ना, सरिया दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अब एक्सपोज हो गया एनवायरनमेंट से, वो धीरे धीरे वो एक तो क्रीप के कारण यंग मॉडल्स कम होने वाला है, ऊपर से रस्टिंग के कारण वो और जल्दी डिटोरिएट होगा।
उसकी डिजाइन लाइफ जो आपने 70 साल 60 साल बोली होगी, अब वो जाकर के कहीं 25 30 साल ही रह जाएगी, है ना। तो इट्स ए टाइप ऑफ फेलियर ओनली। अच्छा, एक चीज मुझे और बताओ कि स्टील का जो थर्मल एक्सपेंशन है ये मैच होना जरूरी क्यों था? दोनों एक्सपेंड करेंगे, स्टील भी करेगा और कंक्रीट भी करेगा, तो उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो कंपैटिबिलिटी थिंग्स विल बी मिसिंग, है ना। एक बार अगर स्टील और कंक्रीट के एक्सपेंशन अलग अलग हुए या कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग हुए, तो जब दोनों अलग रेट से एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच का बॉन्ड टूट गया, तो बॉन्ड एक्शन जो है वो खत्म हो गया दोनों के बीच में, है ना। हाँ, तो ये इसके कारण क्या कहते हैं, आपका फेलियर हो जाता है। जो आप वो देखते हो ना, जो अभी आपने मेरे से बात करी कि स्टील दिखने लग जाता है, वो बेसिकली यही होता है, बॉन्ड उनके बीच में ब्रेक हो जाता है, सफिशिएंट एनकरेज नहीं, सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड होती है, उसके कारण वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसलिए आपको देखने में लगता है कि स्टील, वरना स्टील और कंक्रीट तो एकदम चिपक के रहने चाहिए, एकदम वेल बॉन्डेड टुगेदर होने चाहिए। अगर दिख रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेकेज है। उस बॉन्ड ब्रेकेज का मेजर रीजन एनकरेज होता है, डेवलपमेंट लेंथ होती है। अगर वो प्रोवाइड नहीं की या उसके लिए सेफ्टी चेक्स नहीं लगाए गए हैं, तो वो सब देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देते हैं, ये क्यों स्टील यूज किया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज नियरली सेम एज ऑफ कंक्रीट। एग्जैक्ट वैल्यू अगर मेरे को याद नहीं आ रही, हाँ नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं देखूं, अल्फा ऑफ कंक्रीट होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टील का होता है ये लगभग 1.19। तो इस हद तक ये मैच कर जाते हैं। एक बार चेक कर लेना गूगल वगैरह से, रेफरेंस से, ठीक है। ठीक है, अच्छा। अब पहले कंक्रीट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है, और फिर स्टील की बात करेंगे। तो पहले कंक्रीट की प्रॉपर्टीज बहुत है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो प्लेन कंक्रीट जो है, इसको हम लोग पीसीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो पीसीसी डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पहले थोड़ा सा इसका सिलेबस वेटेज की बात कर लेता हूं। यहां पे पहला चैप्टर, जैसे आपका सोम हमने देखा था क्या था, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो यहां पे भी क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट की प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेंगे, कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, और थोड़ी सी प्रॉपर्टी स्टील की भी डिस्कस करेंगे। हालांकि स्टील की प्रॉपर्टी हमने सौ में बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली है ना, माइल्ड स्टील की एंड ऑल। बट यहाँ पे यंग्स मॉडुलस पे बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत टाइप्स ऑफ स्टील के ऊपर बात कर लेंगे, Fe250 किसको बोलते हैं, 415 किसको बोलते हैं, 500 किसको बोलते हैं, एडवांस कंक्रीट कौन कौन सी होती है, ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बाद, स्टील के बाद, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, डिजाइन फिलोसफीज, डिजाइन फिलोसफीज। इसके अंदर बेसिकली हमें कवर करना है क्या, WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एंड LSM, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बीम्स
देखो आरसीसी का सिलेबस क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर को देख लो नीचे से ऊपर आपको दिख जाएगा। पहला क्या है, बीम्स। ठीक है, फिर बीम के बाद क्या पढ़ेंगे हम, बीम के अंदर हमें पढ़ना है क्या, बेंडिंग, फ्लेक्सर, फ्लेक्सर क्या होती है स्पेलिंग, एक्सियो, फ्लेक्सर पढ़ना है, शियर पढ़ना है, बॉन्ड पढ़ना है, एंड टॉर्जन पढ़ना है। ठीक है, और इसी के साथ हमने फिर ये चीजें कोड के हिसाब से स्लैब के लिए डिस्कस कर लेनी है। स्लैब में आपका क्या आ जाएगा, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, और जो भी कोडल प्रोविजंस है डिजाइन करने के, वो कोडल प्रोविजंस। कौन सा कोड यूज होगा यहाँ पे, IS 456/2000। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आपको, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है, इसके बाद हाँ, नहीं, फ्लेक्सर स्लैब के अंदर हम बेसिकली कोडल प्रोविजंस पे ध्यान देंगे, क्योंकि वहां पे जब आप रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग करोगे तो कोड के प्रोविजंस के हिसाब से ही होती है। ठीक है, वन थर्ड, टू थर्ड, वन थर्ड में इतना डलेगा, इतना परसेंट डलेगा, इतनी लेयर्स में डलेगा, तो वो है। हाँ, अगर आप एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन करोगे तो स्लैब में बस ये है कि दोनों डायरेक्शन में आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा, जैसे बीम का प्रोसीजर है एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने का, ऐसे ही आपका स्लैब का भी है। बट बीम एक ही लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आप प्रोवाइड करोगे, और स्लैब में आपको टू वे है या वन वे भी स्लैब है, तो उसमें भी अदर डायमेंशन में आपकी रिइंफोर्समेंट लगेगी। ठीक है, और उसके बाद, अच्छा जब ये हम पढ़ेंगे ना ये यहां से यहां, तो यहां पे एक चीज का ध्यान और रखेंगे, मोर emphasis विल बी गिवन ऑन LSM। ये हमें LSM के हिसाब से ज्यादा डिस्कस करना है। WSM आता है बट ओनली बीम, ओनली बीम बस, दैट टू सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। इनफैक्ट इस बार गेट का क्वेश्चन भी सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम से आया था WSM का। ठीक है, हाँ बहुत इजी था इसमें, और एक स्लैब के कोडल प्रोविजन से आया था, है ना, और एक शिफ्ट में LSM से आया था बीम का। ठीक है, बट ये है कि WSM सिर्फ बीम में यूज होता है, दैट टू सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। अब बीम हो गया, स्लैब हो गया, अब क्या बचा, और क्या होता है, कॉलम, कॉलम हो गया, फिर फुटिंग्स। फुटिंग्स का बस हमें इंट्रोडक्शन देखना है, आइसोलेटेड फुटिंग के क्रिटिकल सेक्शंस के बारे में जानना है। ठीक, फिर उसके बाद एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। इस बार ये टॉपिक मिस हो गया गेट से, वरना हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 26 में इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत रेयर मिस होता है। अगर इस बार ये मिस हुआ है तो इसके आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट 2026, और एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट 2026। ये दो टॉपिक इस साल के लिए फेवरेट रहेंगे गेट के लिए, देख लेना आप, जितना मेरा एनालिसिस कहता है। ठीक है, ठीक है, कॉलम भी नहीं पूछा गया 2-3 सालों से, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान इस पे दिया जा सकता है ना। बाकी जो मेजर आरसीसी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप बीम में सीख जाओगे, जो आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं आरसीसी के, और मेजर डिजाइन
and analysis concept will be discussed here। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्या रहेगा, ये आपका टोटल वो रहेगा सिलेबस इसका आपका कंक्रीट का। ठीक है, क्लियर है। बुक्स अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, सिर्फ अगर आपका फोकस गेट पे है तब तो मैं बोलूंगा बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे नोट्स होंगे यहाँ पे दिए हुए दैट विल बी सफिशिएंट, प्लस जो मेरे क्वेश्चंस होंगे वो सफिशिएंट होंगे, है ना। मेरे क्वेश्चंस में गेट पीवाई क्यूज भी और जो अच्छे माइंड ब्रेन टीजर टाइप क्वेश्चंस है कुछ वो भी रहेंगे। ठीक है, तो वो आपकी गेट के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बट अगर आपको कुछ जैसे होता क्या है कि जब हम ईएससी ऑब्जेक्टिव को या एई जेई स्टेट लेवल को हम टारगेट करते हैं तो बहुत सारे कोडल प्रोविजंस पूछ लिए जाते हैं। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको 456 2000 कोड एक बार थोड़ा हो जाओ, प्लस एक अच्छी बुक है काफी बुक, यूनि कृष्णन पिल्लई एंड देवदास मेनन। ये जो बुक्स है, ये वाली बुक, ये आपकी काफी यूजफुल रहने वाली है ना। यूनि कृष्णन पिल्लई एंड देवदास मेनन एक बहुत अच्छा रेफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ए के जैन यूज कर सकते हो, बीसी पुनिया यूज कर सकते हो। ए के जैन इसके लिए फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस किसके, एईजेई और ईएससी के। बट फिर से बोल रहा हूं, अगर गेट सिर्फ टारगेट है तो जो मेरे दिए हुए नोट्स है वो सफिशिएंट है। और अगर आपने ईएससी प्री और ईएससी कन्वेंशनल के लिए भी उसमें कुछ डिजाइन हम स्किप करते हैं क्योंकि गेट तक वो डिजाइन तो पूछ नहीं सकता ना, टू वे स्लैब के डिजाइन नहीं आ सकते, कॉलम के चार्ट्स वगैरह इंटरेक्शन चार्ट्स के डिजाइन नहीं पूछ सकता गेट के अंदर, तो वो वाले टॉपिक स्किप करते हैं। बट ईएससी कन्वेंशनल में ये वो डिजाइन भी आपको ऐड करने पड़ेंगे और प्रीलिम्स में कोड्स और ये बुक के क्वेश्चंस आपको लगेंगे एडिशनली। ठीक है, तो ये देखना। गेट का आरसीसी बड़ा सिंपल है, सिंपल सिंपल नहीं बोलूंगा मैं, मतलब पैटर्न डिफाइंड है कि हर साल क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं। आईएएस प्रोविजन के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर देगा, वो बोल देगा इसकी जगह ये हो जाए, स्ट्रेन 0.0035 की जगह 0.0025 हो जाए, पैराबोला की जगह लीनियर हो जाए। ठीक है, पूरा इस बार आया था कि पैराबोला रेक्टेंगल है ही नहीं, पूरा का पूरा क्या है रेक्टेंगल ही मान लिया। ठीक है, विद एक एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस बड़े आते हैं। ठीक है, प्री स्ट्रेस में लोड बैलेंसिंग पूछ लिया। ठीक है, कॉलम्स वगैरह मिक्स कर लिया उसके साथ स्लैब के साथ एंड ऑल। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बड़े फ्रेम होते हैं गेट के अंदर, प्रेडिक्टेड होते हैं। अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ाई की है आरसीसी की तो आपसे गेट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट कोडल प्रोविजंस के लिए आपको ये बुक्स और ये कोड भी एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और हाँ, ईएससी के लिए कुछ वाले टॉपिक्स भी ऐड करने पड़ते हैं हमें, रिटेनिंग वॉल एंड स्टेयरकेस। जैसे अगर मैं आप उसकी बात करूं फॉर ईएससी एंड एसएससी जेई, आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 टॉपिक्स, रिटेनिंग वॉल, ठीक है, और स्टेयर केसेस एंड वाटर टैंक्स। ठीक है, ध्यान रखना जो कोड है आईएस 456 2000 वो आपका इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए अलग कोड है ना, 1393493 और ये आपका जो वाटर टैंक्स का इसका कोड भी अलग है। ठीक है, आपको गेट के लिए प्री स्ट्रेस का कोड भी रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको वाटर टैंक्स का भी जरूरत करने की नहीं है ना। तो ये आपके एडिशनल टॉपिक्स होंगे, है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर गेट। ठीक है,
क्योंकि मैं बस मेरी चॉइस ये रहती है कि बच्चा गेट से बिल्कुल भी डेविएट ना हो, तो ये इसके ऑफिशियल सिलेबस में है ही नहीं टॉपिक। ठीक है, तो इसको हम लोग आफ्टर गेट डिस्कस कर देंगे कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑल। तो टिल गेट मैं इस पे फोकस रखता हूँ ज्यादा। क्लियर है? ठीक है। वेटेज आप मेरे से पूछोगे कितना है, तो गेट में जो इसका वेटेज आएगा, इसी बार की बात करूं तो पहले सेट में आया था 4 से 5 नंबर और बाद वाले सेट में आया था 10 से 11 नंबर। बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे पिछले साल तक, तो 4 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो 5 से 6 नंबर रख लो आप इसमें एवरेज। ठीक है, 5 से 6 नंबर का आप इसमें क्या करो, एवरेज इसका लेकर के चल सकते हो, जो आपसे गेट में पूछा जाएगा। ठीक है, ईएससी प्रीलिम्स की बात करूं, अगर ईएससी प्रीलिम्स की बात करूं, तो पैटर्न पता है ईएससी प्रीलिम्स का कैसा होता है। तो आपका जो पहले दिन होगा वो एक तो होगा आपका नॉन टेक का टेस्ट। ठीक है, और जो अगला टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा, एक हो गया आपका नॉन टेक का, और दूसरा आपका कौन सा टेस्ट हो गया, टेक का। दोनों क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इस टेक में ये दोनों ऑब्जेक्टिव नेचर का आता है, सिर्फ एमसीक्यू, सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इसमें इसका वेटेज बनेगा आपका कितना, अगर मैं बात करूं लगभग 20 नंबर आ जाते हैं। 10% नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं, पर इसमें कुछ पोर्शन वो भी ऐड होता है। क्या नाम है, अच्छा, जो आपका मेंस एग्जाम होता है ना वो टेक ही होता है, बट वो मेंस एग्जाम दो पेपरों में ब्रेक होता है। पहले पेपर में आपके वो होते हैं क्या, पहले पेपर में जो आपका होगा दैट विल बी सोम, आरसीसी, स्ट्रक्चर, स्टील, पर्ट सीपीएम, बीएमसी। ये सब क्या होंगे, आपके पेपर 1 के सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, मतलब पूरा एनालिसिस वाला पोर्शन प्लस बीएमसी जोड़ दिया उसके अंदर, है ना। और दूसरे पेपर की अगर आप बात करोगे तो आपका ये जियोटेक, एनवायरमेंट, एफएम, ओसीएफ, हाइड्रो, सर्वे एंड ऑल, ये सब आपका क्या हो गया, पेपर 2 में आ गए। ठीक है, तो खैर वो तो बात की बात है, बट पहले दिन में इसका अगर आप वेटेज देखोगे तो इतने का पूछा जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये आपका होता है नॉन टेक 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स, और ये होता है आपका 300 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है। और फिर आपके जो टेक्निकल्स होते हैं वो होते हैं, हाँ, तो उसमें आपको देखना है कितना स्कोर करना होता है, 150, 160, 170, हर एक में आ गए तो एक अच्छा स्कोर होता है। और 200 नंबर का फिर फाइनली होता है आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी असेसमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, गेट के अंदर अगर आप क्वेश्चंस की वैरायटी देखोगे ना, ये बड़ी थोड़ा सा तंग करती है। कभी एनएटी आ जाएगा, कभी एमएसक्यू आ जाएगा, कभी एमसीक्यू आ जाएगा। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू के लिए है। एमएसक्यू क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। नेट नहीं बन रहा तो कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ, मैजिक फिगर 0 डाल दो, 100 डाल दो, ऐसा कुछ अगर आपको रेंज में लगे, क्योंकि उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, बट ये जो है, क्या नाम है, एमसीक्यू, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1 नंबर का तो 1/3 होगी, 2 नंबर का तो 2/3 होगी, है ना। और इसके अंदर ईएससी के अंदर कोई भेदभाव नहीं, सारे क्वेश्चंस एक जैसे आपके रहने वाले हैं। ठीक है, सब में नेगेटिव मार्किंग है इसमें। क्लियर है?